आपका, आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त जोशीमठ हो गया है और इमारतों को लेकर स्थानीय लोग और प्रशासन के बीच बैठक खत्म हो गई है। मुआवजे के तौर पर प्रत्येक परिवार को तत्काल 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जोशीमठ के क्षतिग्रस्त सभी होटल 1 सप्ताह के अंदर तोड़े जाएंगे। चमोली में स्थानीय प्रशासन ने बताया कि वो स्थिति की निगरानी कर रहा है। होटल मालिकों से चर्चा सकारात्मक रही। होटलों को पूरी तरह से नहीं गिराया जा रहा है और केवल क्षतिग्रस्त भाग को ही गिराया जाएगा। इस बीच जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि परिस्थिति को देखते हुए और अर्थव्यवस्था दोनों को ध्यान में रखते हुए दोनों का संतुलन बनाए रहे। जोशीमठ में कई इमारतों में आई दरारों के बाद स्थानीय प्रशासन ने इन इमारतों को गिराने का फैसला किया, जिसका स्थानीय लोग और होटल मालिक कई दिनों से विरोध कर रहे थे। होटल संचालक सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने फैसला किया है कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, विध्वंस मैनुअल रूप से किया जाएगा। सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए उचित योजना बनाने के लिए CBRI की एक टीम बुलाई है। राज्य सरकार ने सोमवार को माउंट व्यू और मलारी इन होटल्स को गिराने का फैसला किया था, जिनमें हाल में बड़ी दरारें आ गई हैं और दोनों एक दूसरे की ओर झुक गए हैं। प्रभावित इलाकों में 86 घरों को असुरक्षित चिन्हित किया गया है, जबकि 720 से ज्यादा इमारतों में दरारें मिली हैं, जो हर दिन चौड़ी होती जा रही हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे घरों के बाहर लाल निशान लगा दिए हैं। जोशीमठ के लोग अब भी पुनर्वास और मुआवजे को लेकर गुस्से में हैं। हालांकि प्रभावित मकानों के मालिकों को राज्य सरकार ने 4000 रुपए प्रति महीना देने का ऐलान किया। ये 1 साल से ज्यादा फट रहे हैं। 1 साल से ज्यादा फट रहा है। अच्छा, ये फट रहा है तो आप लोगों ने प्रशासन से बात करी या लोकल अथॉरिटी से, यहाँ पे किससे बात करी? प्रशासन के बात जी थी सर, उन्होंने 5000 रुपए दिए, 5200 रुपए दिए बस। उसमें क्या होता है? किस चीज़ के 5000 बस? ये जो मकान फटा है उसकी रिपेयरिंग की। इस बीच जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों को संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि तेज गति से हो रहे विकास को थोड़ा कम करेंगे। हम सभी शहरों के धारण क्षमता का आकलन भी कराएंगे। उनकी क्षमता से अधिक कहीं विकास हो गया है तो उसको तत्काल रोकेंगे। धामी ने ये भी कहा कि ऐसी बात सामने आ रही है कि सभी इमारतों को तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है। केवल 2 होटलों की बात सामने आई थी और उस पर भी सभी की सहमति के बाद ही प्रशासन काम करेगा। राहत, पुनर्वास और मुआवजे के लिए कमेटी बना दी गई है। राहत और पुनर्वास ठीक तरह से हो, ये हमारी प्राथमिकता है। हम चाहेंगे कि सभी तक जल्द से जल्द अंतरिम राहत पहुंच जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि 4 धाम यात्रा जल्द शुरू की जाएगी। लगातार ये बात आ रही है कि सारी बिल्डिंगों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है। और अभी अंतरिम राहत की घोषणा की है और जल्दी से जल्दी हम चाहेंगे कि सभी तक अंतरिम राहत पहुंच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए। दरअसल उत्तराखंड भारतीय हिमालय के उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। यहाँ सबसे ज्यादा नुकसान लैंडस्लाइड और भूकंपों से होता है। उत्तराखंड राज्य पूरा का पूरा भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में आता है। वैसे 1991 में उत्तरकाशी और 1999 में चमोली में भूकंप के अलावा कोई बड़ा भूकंप यहाँ अभी तक नहीं आया है। इससे पहले सबसे भयानक भूकंप 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल में आया था। हालांकि यहाँ कभी भी बड़े भूकंप के आने की आशंका जताई जाती रही। जहाँ तक बात रही चमोली जिले
की, जिसके अंदर जोशीमठ कस्बा है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। साल 2013 में आई आपदा से जब केदारनाथ से आई फ्लैश फ्लड ने पूरे उत्तराखंड को पानी पानी कर दिया था। जोशीमठ भूकंप से ज्यादा भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि ये प्राचीन भूस्खलन से आई मिट्टी पर बसा कस्बा है। असल में जोशीमठ की ऊंचाई यानी 6150 फीट ऊंचाई पर कोई पहाड़ नहीं है, वो एक भूस्खलन का मलबा है जिस पर कस्बा बसा है। ये सबको पता है कि मलबे की मिट्टी कभी मजबूत नहीं होती। बारिश आई तो अंदर से गुफाएं बन जाती हैं, ऊपर ऊपर जैसी ऊंचाई दिखेगी, लेकिन अंदर अंदर वो खोखला हो चुका होगा, जैसे स्पॉन्ज होता है या फिर दीमक का बमीठा जिसमें कई छेद होते हैं। यहाँ तक तो चलिए समझ में आता है, लेकिन चमोली जिला पूरा का पूरा टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली अनियमितताओं के ऊपर मौजूदा जमीन पर बसा है। यानी तेज बारिश और भूकंप दोनों से होने वाले भूस्खलन से जोशीमठ और पूरा चमोली जिला तहस नहस हो सकता है। जोशीमठ भौगोलिक दृष्टि से भले ही खतरनाक है, लेकिन वो कई पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर जाने का गेटवे है, जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर्स, औली, तुंगनाथ और चोपटा। अब इतने खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए पर्यटकों को सुविधाएं चाहिए। सुविधाओं के चक्कर में अवैज्ञानिक विकास कार्य होते रहे, सड़कें बनती रही, होटल और गेस्ट हाउस बनते रहे, लेकिन किसी ने भी जमीन की जांच नहीं कराई। बेतरतीब निर्माण से जोशीमठ की भार सहने की क्षमता खत्म हो गई। वेस्ट वाटर और बारिश के पानी की बहाव की वजह से मलबा यानी जोशीमठ की नींव कमजोर हो गई। पिछले साल 16 से 19 अगस्त के बीच वैज्ञानिकों ने जोशीमठ की ग्राउंड स्टडी की थी। तब लोगों ने वैज्ञानिकों को बताया था कि 7 फरवरी 2021 ऋषिगंगा हादसे के बाद जोशीमठ का रविग्राम नाला और नौगंगा नाला में टो इरोशन और स्लाइडिंग बढ़ गई थी। टो इरोशन यानी पहाड़ के निचले हिस्से का कटना, जहां पर नदी या नाला बहता हो। स्लाइडिंग यानी मिट्टी का खिसकना। 17 और 19 अक्टूबर 2021 को हुई भारी बारिश के बाद जोशीमठ के धंसने की तीव्रता तेज हो गई थी। जमीनों और घरों में मोटी मोटी दरारें पड़ने लग गई थी। इन 3 दिनों में जोशीमठ में 190 मिलीलीटर बारिश हुई थी। सबसे ज्यादा दरारें रविग्राम इलाके में देखने को मिली थी। जोशीमठ औली रोड पर कई जगहों पर सड़कें धंसी हैं, मकानों में दरारें हैं। ये दरारें सिर्फ मकानों की नींव तक ही सीमित नहीं हैं, ये दीवारों से होते हुए छत और बीम तक पहुंच गई हैं, जो कि लोगों की जान के लिए खतरनाक है। सबसे ज्यादा दरारों का पड़ना और जमीन धंसने का मामला रविग्राम, सुनीलगांव, सेमा और मारवाड़ी इलाके से देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो जोशीमठ का जिम्मेदार कौन, इस पे तफसील से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे, सुनवाते हैं। सबसे पहले लोग आते हैं तभी चलता है। अगर इस तरह का माहौल बनाया जाएगा कि यहाँ पर जो है कि सारा डूब गया है, सब खत्म हो गया है, लोग नहीं आएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी और संकट खड़ा होगा, यह भी हमको सोचना चाहिए। बहुत क्लैरिटी नहीं है मुआवजे में सर, आप कह रहे हैं हम क्लैरिटी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का। मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे और हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जैसे आज पहली बार पैकेट्स दिए गए और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। टाइम को लेकर आप सबसे पहली बार आए तो माउंटेन व्यू गए थे, आज बारिश और बर्फबारी शुरू हो रही है, लोग नहीं हटेंगे। जमीन पिछले 3 दिन से जो मैं देख रही हूँ और ज्यादा एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन होता जा रहा है। वक्त कम है, कुल मिलाकर काम प्रेशर ज्यादा है आपको। नहीं, इसीलिए अभी सब कुछ सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं, तो जो जरूरी है। हटाने के लिए सबसे मानेंगे, उन्हीं को बनाने के लिए तो आया हूँ मैं। सर क्या मुलाकात करेंगे उनसे जाके सर, आप पर्सनली जाके? हाँ, मैं सब जगह मिल के आ रहा हूँ, अभी और जाऊंगा। मनाली इन पे क्योंकि सर प्रोटेस्ट वहीं पे हो रहा है, स्थानीय लोग जहाँ भी है मैं सबसे वार्ता करने के लिए आया हूँ। और जो कमेटी बनी है इनकी, DM हमारे इन्होंने बनाई है, वो कमेटी में सभी लोगों को रखा गया है। सबसे वार्ता करेंगे। ये आपदा केवल सरकार की आपदा नहीं है, कुछ लोगों की आपदा नहीं है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की आपदा है, पूरे जोशीमठ के लोगों की आपदा है और पूरे देश के लोगों का ध्यान इस पर है। तो सबको मिलकर इसका रास्ता निकालना है। और मैं तो आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हमको जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा उस तरह से न करते हुए, क्योंकि ये आपदाएं हमारे यहाँ आती हैं, लेकिन उसके बाद स्थितियां सामान्य भी होती हैं। सर 2 सवाल कर लें प्लीज। नहीं, अभी किसी का कोई तीखा सवाल हो तो वो भी कर लें। ना कोई हमारा वो आपसे पर्सन पे कर लें। आपने बहुत कर लिया, बाद में दूंगा आपको। कर ले 2 सवाल प्लीज, 2 सवाल कर लेते सर।
तो सुन रहे थे आप पुष्कर सिंह धामी को, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि देखिए जोशीमठ की जो आपदा है वो पूरे उत्तराखंड की आपदा है और पूरे उत्तराखंड की आपदा जो है वो पूरे देश की आपदा है। सभी का ध्यान खास तौर पे जोशीमठ पर है, लिहाजा मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ और हर वर्ग से बातचीत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचे। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजेश जी आपका बहुत स्वागत है। मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व IAS है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं, बहुत स्वागत है मधुकर जी आपका। JP मेठाणी जी हमारे साथ हैं, जो कि पर्यावरणविद है, बहुत स्वागत है आपका मेठाणी साहब। और के सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले रुक कर लेते हैं सुनीता जी का। सुनीता जी, जिस तरह से आज उन लोगों से भी बातचीत की प्रशासन ने, जो कि वाकई बहुत परेशान हैं, जो जोशीमठ में जो अपना आशियाना उजड़ता हुआ आप देखेंगे, लेकिन अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल रूप से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये अभी तक बात सामने आई है। 1.5 लाख से क्या इनके जख्मों पर मरहम लग जाएगा क्या? जी देखिए प्रज्ञा जी, अब जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी बयान आया है और हम लोगों ने जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि मुहैया की है, उसमें 1 लाख रुपए जो है वो राहत मद के लिए दिया गया है और 50,000 शिफ्टिंग के लिए, जो सामान ढुलाई के लिए उनको धनराशि की व्यवस्था की है। और ये सिर्फ एक फौरी तौर पर व्यवस्था है। और यहाँ पे जिस प्रकार से तात्कालिक तौर पर उनको जरूरतें हैं, क्योंकि एकदम से किसी को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा, तमाम जरूरतें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उस तरीके से एक व्यवस्था की है। और आगे जो भी प्रभावित क्षेत्र है, जितने भी हमारे वहाँ पे हितधारक हैं और जो भी पीड़ित परिवार हैं, उन्हीं के सुझावों के आधार पर ही हम आगे विस्थापन का समाधान करेंगे। साथ में ही जो भी सहायता राशि बनती है उनके अकॉर्डिंग वही उनको दी जाएगी। ये सिर्फ एक तत्कालिक तौर पे हमारी तरफ से एक व्यवस्था है, ताकि लोग जो है थोड़ा सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं और सुरक्षित स्थानों में जहाँ पे हमने इतने भवनों का व्यवस्था की है, इतने शिविर रखे हैं, ताकि लोग जो है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, तो उन सब चीजों को वो अपना पूरा कर पाए। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मुआवजे की भी बात आ रही है, तो मुआवजा भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आज वहाँ पर उपस्थित है और लगातार उनके साथ में प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहे हैं, प्रत्येक परिवार से मिल रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको बहुत ध्यान से सुनकर एक समन्वय सभी लोगों के साथ में बैठ के बनाया जा रहा है। हमारी वहाँ पे कमेटी भी तैयार हो गई है, जो सभी राहत और बचाव कार्यों को लेकर वहाँ पे दुरुस्त है, काम कर रही है और सभी चीजों को बहुत करीने से जो है देखा जा रहा है, चिकित्सा से लेकर, क्योंकि हम लोग देखिए वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, बीमार लोग भी होते हैं, परिवार में छोटे बच्चे भी होते हैं, स्कूल वाले बच्चे भी हैं, तमाम ऐसी समस्याएं परिवारों में होती हैं। तो हम हर तरीके से उनको शिविरों में सभी सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। राजेश चमोली जी, क्या सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से अभी तक कदम उठाए गए हैं, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद है, जो हालात है उन पर नजर रखे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी क्या संतुष्ट है कि बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है? देखिए मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं 3 दिन जोशीमठ में रहा अभी और मैं कल ही जोशीमठ से आया हूँ। मैंने वहाँ पे तमाम हम लोग, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गुर्जर जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हों, वर्तमान मतलब हमारे इस्पाल आरवी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा जी, हम तमाम लोग पिछले 7 से 8 दिन से, और वहाँ जो हमारे स्थानीय विधायक है माननीय राय मंडारी, तमाम जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में वहाँ पे लगातार उनको मतलब समझाने का, प्लस उनको हर प्रकार से मतलब प्रयास हम कर रहे हैं कि किस प्रकार इस समस्या से लड़ा जाए। अब बात होती है जैसे उत्तराखंड की सरकार की, तो आप लगा ली सरकार नाम की चीज राज्य में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पिछले 3 तारीख से, मैं कल जो मुजफ्फरपुर जोशीमठ में था, तो रात को 11 बजे हम जहाँ पे नगर पालिका जहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, एक ही कमरे में सास ससुर बच्चे बुजुर्ग सब लोग वहाँ पे रह रहे हैं। अलाव जला हुआ था। मैं रात को 10:30 11 बजे मैंने लाइव भी चलाया था वहाँ से। स्थिति ऐसी है कि महिलाएं रो रही हैं, लोग परेशान हैं कि मुख्यमंत्री आए 6 तारीख को यहाँ, और वो भी तब आए जब हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय गणेश गुर्जर जी और माननीय हरीश रावत जी ने कहा कि हम 8 तारीख को तक मुख्यमंत्री का इंतजार करें कि मुख्यमंत्री जाके वहाँ कुछ करें, तब जाके उसके बाद हम वहाँ पे जाके लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे क्या समस्याएं हैं।
आनंद फानन में 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हेलीकॉप्टर से और 4,000 की घोषणा करके आए कि हम 4,000 रुपए लोगों को देंगे जो लोग यहाँ से शिफ्ट करके किराए के लिए। अब आप स्वयं आकलन कीजिए, 4,000 में जिन लोगों के लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पे होटल चल रहे हैं, मकान में एक मतलब 10 कमरे हैं, किराए के कमरे को मतलब रेंटल लगा रखे हैं, जिनका व्यवसाय उसी मतलब लाइन में था कि यहाँ पे मतलब एक व्यवसाय था कि भाई किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करें, और वो सब चौपट हो रहा है, सबके सामने चौपट हो रहा है। सरकार कह रही है हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम केंद्र सरकार से सहायता मांग रहे हैं। मुख्य समाचारों में आ रहा है कि प्रधानमंत्री होटल मालिकों से भी आज बात हुई है, प्रशासन की बात हुई है, वहां पर भी जो क्षतिग्रस्त है उनको तो हटाया जाएगा, लेकिन जो अभी सही है उनको नहीं टच किया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। तो कहाँ से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सही कदम नहीं है? जो हालात खराब है जहाँ जहाँ पर वहाँ पे तो गिराया जाना चाहिए ना, किसी की जान जोखिम में डालना वो भी तो ठीक नहीं है ना राजेश जी। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात से नकार नहीं हूँ। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मत जहाँ भाई लोगों की जान माल के सवाल है, आप व्यवस्था कीजिए, हम यही तो कह रहे हैं, आप व्यवस्था कीजिए। हमने ये मांग रखी थी, हम जब वहाँ पे लोगों से मिले, जब वहाँ की जोशीमठ की संघर्ष समिति के साथ हमने पूरी बैठक ली, मीटिंग ली कि आप लोग क्या समस्या फेस कर रहे हैं। लोगों के मकानों में दरारें आ चुकी हैं, कई लोग डर के मारे। हम ये चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 दिन, हमने उस दिन भी कहा था कि 5 से 7 दिन माननीय मुख्यमंत्री यहाँ कैंप खोले, लोगों की समस्याओं को सुने, समझे कि लोग किस तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि जो जोशीमठ भगवान बद्री केदार नरसिंह भगवान की पावन भूमि जहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं, उस वो भूमि मतलब खत्म होने जा रही है। आप लोगों को कम से कम एक सांत्वना तो दीजिए, वहां जाके लोगों को समझाइए तो कि भाई जो लोगों के अंदर जो डर है उसको कम से कम ये लगेगा कि हाँ हमारा कोई राज्य का मुखिया कोई सुनने वाला है। लेकिन होता क्या है, यहाँ तो सिर्फ झूठ का मतलब प्रचंड फैला हुआ है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी को हम लोगों ने वहाँ लोगों की ये मांग है कि हमें पूर्व में जब आपदा आई थी 2013-14 में, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम के जो रेट थे 76 लाख पर नाली के हिसाब से, हम ये मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को दिया जाए जो होटलियर है, जो वहाँ पे लोगों के जिनका मकान है, उन लोगों की व्यवस्था की जाए। अल्टरनेट आप व्यवस्था की कहाँ ले जाएंगे आप बताइए? आप कह रहे हैं कि हम विस्थापित कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? रैणी गाँव के लोग ऐसे घूम रहे हैं अभी भी। चलिए मधुकर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मधुकर जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर ऐसी स्थिति में जब हालात जोशीमठ के सभी लोग जानते हैं कि कई घरों में दरारें आ गई है, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं मकान, होटल्स क्षतिग्रस्त हो रही हैं, और ऐसे में सरकार के सामने तो एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बैठक की गई, लोगों को समझाने की कोशिश की गई, होटल मालिकों के साथ अलग से बैठक की गई है, कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लेकिन सरकार के साथ साथ प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? इसमें विजिबिलिटी बहुत अहम मुद्दा डिजास्टर्स के बाद। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और जो एडमिनिस्ट्रेशन वो विजिबल रहे, परंतु हमें एक ध्यान में रखनी चाहिए जो पॉलिटिकल लीड ज्यादा करते हैं, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है। मधुकर जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जेपी मैठाणी जी का रुख कर लेते हैं सीधा। मैठाणी साहब, दरअसल इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब जो हालात है, लोग रो रहे हैं, उनका आशियाना उजड़ने वाला है, दरारें पड़ गई है, एक जो कई लोगों ने उसमें जिंदगी बिताई है अपनी, उससे जुड़ाव है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्हें वो छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स आई पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लगातार इस बात को कहा जा रहा था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि विकास हावी हो रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किस कदर लोगों पर हावी होती जा रही है? मैडम, जो जोशीमठ का मामला है वो जियोलॉजिकल भूगर्भीय ज्यादा है, मतलब भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्यादा इम्पैक्ट वाला क्षेत्र है। देखिए, जोशीमठ के आसपास का जितना भी जोन है, ओलीगोर्सों से लेकर लॉर्ड कर्जन पास से नीचे 10 नंबर टावर, क्लिफ टॉप क्लब रिजॉर्ट, रॉयल विलेज से लेकर सुनीर से फिर हेलीपैड से मनोहर वार्ड से नरसिंह मंदिर से सेमा कमर, ये जो पूरा एरिया है, बार बार भूगर्भविद और भूगर्भ शास्त्री सब लोग बोलते रहे हैं, ये कई हजार वर्ष पुराना एक सॉलिफिकेशन जोन है।
एक भूस्खलन वाला क्षेत्र है। जोशीमठ की आपदा जो, क्योंकि मैं वहीं पला बड़ा हूँ, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो जोशीमठ का जो एरिया है वो जियोलॉजिकली सेंसिटिव है। तो ये हम जो इसको समझ पा रहे हैं उसमें भूगर्भीय कारण तो है ही, क्योंकि प्लेट मूवमेंट हो रहा है, यूरेशियन प्लेट अपवर्ड्स हिमालय की तरफ जा रही है, और वो पूरा लूज मास है। वो जितना भी सुनील से लेकर और सेमा कमत तक जितना भी वो पूरा बड़े बड़े चट्टानों वाला जो क्षेत्र है वो लूज मास है। उसमें जो हमने विकास के कार्य किए पिछले देश की आजादी के बाद, और 1985 में पहली नगर पालिका बनी थी जोशीमठ में, तो क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या जो 1975 के नारायण दत्त तिवारी की जब सरकार थी और इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर जोशीमठ के लिए मिश्रा कमेटी बनी 1976 में, उसकी संस्तुतियों का पालन कहीं भी ईमानदारी से न सेना ने किया, न आईटीबीपी ने किया, न हमारे प्राइवेट बिल्डर्स ने किया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी कच्चे स्ट्रक्चर, कच्चे ढांचे के ऊपर। तो ये मानवीय आपदा है। मनुष्य को प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर, तादात्म्य बनाकर, उसकी भौगोलिक संरचना को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए वहां अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिन पिलर टेक्नोलॉजी पर प्रॉपर ओवरलैप देते हुए सरिया और सीमेंट के हल्के स्ट्रक्चर बनाने थे। लेकिन आप देखिए वहाँ 5 मंजिला होटल बने, इनकी परमिशन किसने दी? चाहे भाजपा की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, सरकारों पे दोषारोपण का ये समय नहीं है। इस समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ ज्योतिर्मठ, जिसका ओरिजिनल नाम संस्कृत भाषा में योशीमठ है। योशी मतलब 2, यहाँ से 2 घरों को रास्ता जाता है। एक रास्ता जाता है कैलाश मानसरोवर मलारी बेल्ट से, एक रास्ता जाता है माणा बद्रीनाथ। तो जोशीमठ का पुराना नाम योशीमठ था, योशी संस्कृत भाषा में, जिसका नाम है ऐसा स्थान जहाँ से 2 घरों को जाया जा सकता है। तो ऐसे जियोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में, सॉलिफिक्सन वाले, मोरेन वाले, मलबे वाले जोन में इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनी? बिल्कुल, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर उस वक्त इस पे ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि आज ये हालात आते ही नहीं। के सिद्धार्थ मैडम इसको थोड़ा कैटालिटिक कर दिया, मतलब इसको एक्सेलरेट कर दिया। जो हेलंग से अणमठ का बाईपास बन रहा, जो आपका एनटीपीसी की टनल बनी, लोग कह रहे हैं डायरेक्ट उस पर उसका प्रभाव नहीं है, क्योंकि वो सुरंग 1.1 किलोमीटर अंदर है। अगर वो 1.1 किलोमीटर अंदर है तो जब 24 दिसंबर 2009 को एनटीपीसी की टनल बोरिंग मशीन वहां फंसी थी, छत्रकुंड का पानी पूरा लीक हो गया था और उससे जोशीमठ के वाटर रिसोर्स डिप्लीट हो गए थे, जोशीमठ में पानी की कमी हो गई थी। तब तो एनटीपीसी ने जल पानी की आपूर्ति के लिए अलग से जोशीमठ के लिए व्यवस्था की। अगर एनटीपीसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो उसने पानी की व्यवस्था क्यों की? नगर पंचायत, नगर पालिका जोशीमठ के लिए। इसमें नगर पालिका दोषी है, इसमें जिला शासन प्रशासन दोषी है, इसमें बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट, बड़े निर्माण कार्य जो अवैज्ञानिक तरीके से घटिया निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, चाहे प्राइवेट लोगों ने किया, होटल, स्कूल और सड़कें और आपके आईटीबीपी के बड़े भवन, सेना के बड़े भवन। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कौन दोषी है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आरोप तो देखिए 10 लोग रह सकते हैं, आप वहाँ 150 लोग भेज रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी, बिल्कुल समस्या होगी। के सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भूवैज्ञानिक है। सिद्धार्थ साहब, सवाल इस बात को लेकर, जिस बात का जिक्र अभी मैठाणी साहब भी कर रहे थे कि देखिए जोशीमठ का पुराने भूस्खलन क्षेत्र में मलबे पर बसा होना, अनियोजित और अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य होना, या फिर शहर में सीवरेज और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था न होना, कमजोर प्रकृति संरचना वाले शहर पर अत्याधुनिक बोझ बढ़ा देना, या फिर यूं कहें कि 47 सालों में वैज्ञानिकों के सुझावों पर अमल न होना, क्या यही वजह है कि आज जोशीमठ इस स्थिति से गुजर रहा है? एक बात बताइए यहाँ पे, अगर आप ज्वालामुखी में गिर जाइए और कहिए कि गर्म लग रहा है, कि ज्वालामुखी का दोष है या व्यक्ति का दोष है? एक और बात बताइए, जहां पर हमेशा बाढ़ आती है और उसी जगह पर आपने घर बना लिया, तो यह बाढ़ नदी का दोष है या लोगों का दोष है? यह तो बिल्कुल स्पष्ट है इस स्थान पर कि यहाँ पर लोगों का जो नीति बनाते हैं, जो इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं या किया उन्होंने, उनका ही है।
अब जिस जगह पर कैरिंग कैपेसिटी ही पर्यावरण की वैसी नहीं है और उसको आपने 30 स्थान कर इतना कर दिया जहां पर कि बस 10 लोग रह सकते थे, 20 लोग रह सकते, आपने पूरा शहर बचा दिया जहां पर कि बिल्डिंग लकड़ी के बने होने चाहिए थे, कंक्रीट की बिल्डिंग बना दी है, जहां पर कि हमेशा अस्थिरता बनी रहती है भूवैज्ञानिक रूप से, उस स्थान पर आपने मल्टी स्टोरी जगह बना दी। तो आप तो इनवाइट कर रहे हैं कि इस समस्या आओ, मुझे डस लो, मुझे मार दो और मेरे लिए समस्या पैदा करो। तो यह तो रेसिपी है जिसको कहते हैं इंग्लिश में ना, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। मतलब कि यह तो, और जोशीमठ तो एक बात हो गई, आप जानते, आपको पता नहीं होगा आने वाले समय पर मैक्लियोडगंज का भी यही हाल होने वाला है, कुछ समय के बाद अरुणाचल प्रदेश का भी यही हाल होगा, कुछ समय का उत्तरकाशी का भी यही हाल होगा, और शिमला भी उसी तरह से एक ज्वालामुखी पर ऐसे बचा हुआ है क्योंकि इतना लोड हो गया है स्लोप पर। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, विजिबल है कि ये समस्या आप बना रहे हैं। और ये समस्या बनाने में कौन कारगर काम कर रहा है? ब्यूरोक्रेसी। आप जिसे दोष नहीं दे रही हैं वो है ब्यूरोक्रेसी। अगर मान लीजिए ऐसा काम हो रहा है तो ब्यूरोक्रेसी को मालूम है कि ऐसा होने से क्या हो सकता है, लेकिन क्योंकि वह आर्टिकल 311 और 312 से प्रोटेक्टेड है, यूनिटी उनके बीच में है, इसलिए उनको दोष नहीं देता। नोएडा को ट्विन टावर की समस्या किसने पैदा की थी? अथॉरिटी ने पैदा की थी। भुगतान किसने किया? लोगों ने किया उस स्थान पर। तो आप सोचिए, ये तो अजीबोगरीब बात हो जाती है कि दोष किसका और दोष किसे दिया जा रहा है। पर्यावरण का दोष थोड़ी ही यहाँ पर, ये तो पर्यावरण यहाँ पर, प्रकृति तो वैसी थी और ऐसी ही है और ऐसे ही रहेगी। और जब लोग यहाँ पे चले आएंगे, जब गवर्नेंस ही ठीक नहीं होगा, आपका इन्वायरमेंटल गवर्नेंस है, तो समस्या तो आनी ही आनी है। और ये तो समस्या बनाई जा रही है, ये समस्या आ जाओ जी, ठीक है। तो आप बताइए किसे दोष देंगे? दोष इसमें पूरी तरह से ठीक है, मधुकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरकार का भी नहीं है, नीति का भी नहीं है, क्योंकि अंततः इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी ब्यूरोक्रेसी की है। मधुकर जी, प्रशासन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है और क्या ब्यूरोक्रेसी ने इस जिम्मेदारी को निभाने में बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि लापरवाही बरती या फिर आंखें मूंदे रखी? पिछले 20 से ज्यादा साल से जब से उत्तराखंड स्टेट बनी है, तब से आप देखिए कि कितने लोग वहां बदले गए हैं। जो एवरेज टेन्योर है ब्यूरोक्रेसी की या अमुक ब्यूरोक्रेट्स की, जो भी लोग रहे हों, जिन्होंने अप्रूवल्स इत्यादि दी हैं, कितनी टर्नओवर है उन अधिकारियों की। और जहां वो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? पहले समस्या इसलिए आती है कि बदलियां बहुत जल्दी होती हैं, लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं वहां पे, और क्योंकि बहुत ज्यादा टर्नओवर है ऑफिसर्स की, तो दोषारोपण करना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग दोषी होते भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है, छोटे अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। परंतु अब आप देखिए कि जब से उत्तराखंड स्टेट बनी है तब से कितने लोग इस स्टेट में बाहर से आए हैं। बहुत भारी मूवमेंट है, बहुत भारी माइग्रेशन है उत्तराखंड में बाहर की स्टेट से। वो भी उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये मान लिया जाता है कि विकास का अर्थ है निर्माण, और निर्माण जरूरी है पर अनावश्यक निर्माण की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सोच समझ के निर्माण होना चाहिए। उस एरिया के लिए जो निर्माण सूटेबल है, माकूल है, उसी तरह का निर्माण होना चाहिए। और ये तो प्रमाणित बात है, पिछले 75 साल में जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको दोषी नहीं ठहराया गया है। अब दूसरी बात यह है कि 3 साल से कम का टेन्योर अगर किसी अधिकारी को, कर्मचारी को देंगे तो उस पर दोष सिद्ध क्या होगा? वो तो दूसरे पे डाल देगा। तो उसमें थोड़ा वक्फा देना जरूरी है अधिकारियों को, ये प्रमाणित करने के लिए भी कि उन्होंने अच्छा काम किया है। और अगर जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे अधिकारियों कर्मचारियों को
तो ना तो वो कुछ अच्छा कर पाएंगे, और अगर नकारात्मक कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी भी तय नहीं हो पाएगी। अभी देखिए जो मुआवजा इत्यादि अनाउंस किया है, मैं कह रहा था कि विजिबिलिटी बहुत जरूरी होती है डिजास्टर्स के बाद। तो पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्यूरोक्रेसी को विजिबल होना चाहिए। परंतु अगर बड़े लीडर्स वहां पे कैंप करते हैं, उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोकल अफसरशाही है वो उनकी देखभाल में व्यस्त हो जाती है, तो जो मूल काम होता है उसको छोड़ना पड़ता है उसको। तो इसलिए विजिबल होना भी है, पर जो स्थानीय प्रशासन है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको आप मॉनिटर करिए, उनको आप स्वतंत्र छोड़िए। और नहीं सर, ये भी एक विडंबना है कि खुद भी वहाँ पे जो सरकारी अधिकारी है रुकना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पे चिंताएं ज्यादा है, चुनौतियां ज्यादा है, और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहां से लोग जाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए। सवाल इस बात को लेकर भी है। सुनीता जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना भी क्या सही है? क्योंकि सत्ता में तो या आप रहे या भारतीय जनता पार्टी रही, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और अब जब आप सत्ता पर काबिज है और ये समस्या मुंह बाहे खड़ी हुई है, तो अब उनको आगे राहत पहुंचाने के लिए आप लोगों के पास क्या रूपरेखा है? कैसे उनको आगे राहत पहुंचाई जाएगी? कब तक वो टेंटों में रहेंगे? कैसे आगे आप लोगों की प्लानिंग है? बिल्कुल, देखिए ये जो जिस प्रकार से अभी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि बर्फबारी का समय हो रहा है और तमाम समस्याएं हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है, और बहुत सारी चुनौतियां हैं। लेकिन राज्य सरकार जिस प्रकार से वहां जन जन के साथ में बनी हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां पे दूसरा दौरा है और आज वहां पे बैठ के तमाम समस्याओं पे राजेश जी तो कह रहे हैं, देखिए हम लोग पहले पहुंचे, हम लोगों ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, हालात को देखे, उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। राजेश जी कह रहे हैं हम लोग पहुंचे, हरीश रावत पहुंचे, भगोड़ा जी पहुंचे, राजेश जी खुद पहुंचे वहां पर। मैं आपको बता देती हूँ, 5 दिन पहले जब ये मैटर आया कि जब 500 से ज्यादा घरों में दरारें आई, तो सबसे पहले वहां पे हमारा संगठन, प्रदेश का संगठन था। उसके दूसरे दिन जो है प्रीतम सिंह हेलीकॉप्टर से वहां जाते हैं। फिर उसके तीसरे दिन जो है इनके करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जाते हैं। उसके बाद हरीश रावत जी गए। तो यहाँ पे पल पल का मेरे पास डाटा है, और इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। इन्होंने वहां जाकर लोगों के आंसू नहीं पहुंचे। आप देखिए कि किस तरीके से ये लोगों को वहां पे रूमर फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हम सभी दलों को वहां पे खड़े होने की जरूरत है उनके साथ। और ये यहाँ पे जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमारे लोग वहां गए, हमारे वहां पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो कुछ नहीं किया। सिर्फ जाके इन्होंने वहां पे ऐसी चीजें की जिनसे कि हम लोगों को पटकने पर लाते, और ये इनका काम भी है। मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगी, आवाज खोल के रखिए। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, सुनते जी। र्यूमर कौन सी र्यूमर फैलाई? आप देखिए, हम वहाँ लोगों से मिले, लोगों की समस्याओं को जाना, उसके बाद हमने वहाँ के लोकल लोगों के साथ संघर्ष समिति के साथ बैठक करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया, पत्र किया, और उस ड्राफ्ट को लेके माननीय मुख्यमंत्री के पास कल हमारा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने कहाँ गलत किया? हम तो राज्य के मुद्दों को लगातार, जो राज्य के मुद्दे हैं उन पर काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा पॉलिटिकल आप लोग कर रहे हैं? आपके प्रदेश अध्यक्ष कल गए वहाँ पे, उनको भगा दिया गया। आपके प्रभारी मंत्री आप वहाँ पे जा रहे हैं, उनको भगा दिया गया। आप ये बताइए, आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आपके लोगों की गुजर समझने की आवश्यकता है, जिससे आपको जनता के बीच में रहने की आवश्यकता थी आपके लोगों को। लेकिन वो भी खाली आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर से गए, आपने ये किया। हम लोग, आप देखिए, आप आस्था के केंद्र, बार बार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप बार बार राजनीति की बात कर रहे हैं। ऐसी आस्था के केंद्र जहाँ साक्षात भगवान विष्णु, भगवान नरसिंहदेव का मंदिर है, जहाँ ठीक है राजेश जी, चलिए आपकी बात बड़ी कर लेते हैं। आप ही पहुंच गए सबसे पहले, फिर आपने पहुंच के क्या किया? नहीं देखिए, हम यही तो, मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि हमने लोगों से मिलकर वहाँ पे लोगों की क्या समस्या है उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया। कल माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारा प्रतिनिधि मंडल गया और हमने कहा कि जो आज 50,000 रुपए की बात कर रहे हैं ना, वो माननीय मुख्यमंत्री ने आज घोषणा की है, आज 1.5 लाख रुपए की घोषणा की है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री गए थे 4,000 रुपए की घोषणा करके आए थे, हमने उस दिन भी विरोध किया था क्या? और साथ में कह रहे कि आप रिमर करा रहे, अरे क्या रिमर करा रहे? हमारे वहाँ पे वर्तमान विधायक लगातार जनता के बीच में राजेंद्र भंडारी जी जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी गए, उस दिन कहता है कि कांग्रेस से किसी लोगों को वहाँ नहीं आने चाहिए। क्यों नहीं आने? जब क्षेत्रीय प्रतिनिधि वहाँ पे है,
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी मंत्री कल जा रहे हैं, उनको लोगों ने दौड़ाया। ये सुनीता जी ने वीडियो देखा होगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष को लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी पे हम लात मारते हैं। 3-4 लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपने कोई काम नहीं किया। आप ये बता दीजिए कि वहाँ के लोगों को कहाँ विस्थापित आप करना चाह रहे हैं। वहाँ के लोगों को आप 76 लाख नाली के हिसाब से जो हम कह रहे हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में जो हमने 2013 में हमने आपदा के समय लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बहुत संवेदनशील मसला है। अब तक कुल जमा पूंजी जिन लोगों की है वो आपदा में तबाह हो रही है, उन लोगों से जाके पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। आप लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि वो दोषी है, वो कह रहे हैं कि आप लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम एक दूसरे पे जिम्मेदारी क्यों करें दोषी? आप टनल बना रहे हैं, आप बाईपास बना रहे हैं, आज आपके सामने है। अरे भैया आपने कहा हमने और मेजर बना दिया 12,000 करोड़ रुपए। आज पता कीजिए ना, मसूरी में दरारें पड़ गई है, रेलवे कर्णप्रयाग में आप देखिए वहाँ पे जो कर्णप्रयाग में दरारें पड़ गई है। आज समाचार में आया कि 82 में जहाँ पे रेलवे टनल की सुरंग बनी है वहाँ पे गाँव में लोगों की दरारें पड़ गई है। आप बात कर रहे विकास की, अरे आपने विकास नहीं विनाश किया। आप तो सिर्फ आपकी उमा भारती स्वयं कह रही है, उमा भारती ने स्वयं कहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। दिल्ली में बैठे लोग पैसा कमीशन खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसा कमीशन दे रहे हैं। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप काम बता दिए धरातल पे। आपकी जिद के कारण, टनल बनाने के कारण आज लोग वहाँ समस्या झेल रहे हैं। आपने और वेदर के कारण पूरे राज्य में जगह जगह मतलब आपने जो आप उड़ा रहे हैं उनसे बमों से, उनको डायनामाइट से वहाँ जगह जगह आप विस्फोट कर रहे हैं, उससे जमीनें हिल गई है। तो ये निर्माण कार्य आज से हो गया क्या? कैसे बात कर रहे हैं राजेश जी? एक दूसरे पे सिर्फ आरोप लगाना है। अरे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ठीक है मानते हैं मैम। यहाँ पे हमारे 3 भू वैज्ञानिक तमाम लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि पूरे समाचार पत्रों में आ रहा है कि टनल को जबरदस्ती टनल को मतलब उसके कारण जमीन दब रही है और मेजर रोड के कारण समाचार पत्रों में छपा है कि सुरंग बनाई है, बहुत अच्छे से बताएंगे। जो लेके जा रहे हैं सुरंग, उसके कारण वहाँ पे मकाने धंसने लगे हैं। मसूरी की बात आज समाचार पत्र में आई है। आपका लंडौल जो मसूरी में है, आपका में वहाँ की बात रेलवे का मैठानी साहब बताइए, टनल एक सेकंड रुक जाइए। टनल का क्या रोल है इसके अंदर? क्या आपको लगता है टनल की वजह से ऐसा हुआ? मेरे से ज्यादा आप अगर ये बात जो हमारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, भू वैज्ञानिक लोग बैठे हैं, वो बता देंगे। आज स्वयं आ रही है विज्ञान में बता रहे हैं दरारें पड़ गई है, कर्णप्रयाग में दरारें पड़ गई। ये सब समाचार पत्र कह रहे हैं कि जो टनल ये बना रहे हैं, जो सुरंगें ये बना रहे हैं, उसके कारण जो वहाँ पे जो भौगोलिक स्थिति राज्य की थी उसमें जहाँ पे छेद करने पड़ गए। आज मैठानी जी भी है, सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ, मधुकर जी भी है, सुनते हैं। मैठानी साहब, क्या लगता है कि जो टनल बनाया जा रहा है उसकी वजह से भी ये मसला जो है वो अब निकल के सामने आ गया? ये जो दरारें पड़ने का मसला है, ये इसकी भी एक वजह है क्या? देखिए मैडम, मैं एक बात कहना चाहता था कि जो उत्तराखंड में जो कर्णप्रयाग तक रेलवे प्रोजेक्ट बन रहा है, हाँ। उस देखिए अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांग्रेस ने कहा कि ये काम तो हमने शुरू किया, मोदी सरकार इसका श्रेय क्यों ले रही है? अब आप ये बताएं कि अगर कांग्रेस सरकार ने कर्णप्रयाग तक रेलवे सर्वे का काम किया और जब सतपाल महाराज जी रेल मंत्री थे उस समय से ये काम होते रहने की बात कही, तो अगर ये आज काम गलत हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और भाजपा दोनों की है। ये समय बिल्कुल लड़ने का है ही नहीं, ये पॉलिटिकल जवाब हुआ। बिल्कुल इस समय लड़ने का है ही नहीं। ये पॉलिटिकल जवाब हुआ। बुरा हो जाए तो आपका और अच्छा हो जाए तो हमारा, ये कैसे? ऐसे थोड़ी है, ये मापदंड नहीं होता है ना। बीच में मैं समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में और इन सब में पढ़ता था, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स पे डिबेट्स में भी पढ़ता था। कांग्रेस कहती थी कि रेल योजना हमने शुरू की, अब आज रेल योजना शुरू हो गई, सुरंग के मतलब गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, तो क्या अब कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? ये समय हिमालय को बचाने का है, ये समय जोशीमठ, कर्णप्रयाग, नैनीताल, आपका अभी आप देखिए मसूरी में भी इस तरह के डिस्टर्बेंस होंगे। तो मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जितने भी फोर्सेस हैं, 14 महीने पहले से अतुल सती जो जियोलॉजी के स्टूडेंट भी है और मार्क्सवादी लेनिन पार्टी से भी है, जिनको लोग कॉमरेड बोलते हैं, 1996-97 से लेकर 2001 तक मैंने लगातार आर्टिकल लिखे कि औली और जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में।
तो जो रंजीत सिन्हा जी आपदा प्रबंधन सचिव जी के साथ लोकल पत्रकार घूम रहे थे, उन्होंने मुझे और प्रकाश पुरोहित जैसे एक रिनाउंड पत्रकार होते थे, हम दोनों को कहा कि तुम पागल हो। हमने क्लिप टॉप क्लब रिजॉर्ट की जब फाउंडेशन पड़ रही थी ओली में, तब उसका विरोध किया। हमने ये कहा ये सॉलिफिकेशन जोन में है, इसके बहुत बड़े खतरे होंगे, जोशीमठ को ये झेलना पड़ेगा। हमने ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी झेलना पड़ेगा। मतलब 1997 ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर ये कहा जा रहा था कि देखिए जोशीमठ को आने वाले वक्त में दिक्कतें होगी, लिहाजा अभी से ही संभल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम वैज्ञानिकों की रिपोर्ट को दरकिनार किया गया। वर्ष 1976 में तत्कालीन मंडलायुक्त एससी मिश्रा की अध्यक्षता में गठित वैज्ञानिकों की समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी की रिपोर्ट सर उसको दरकिनार कर दिया गया। वर्ष 2006 में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। वर्ष 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में भी ये विषय उठाया गया था और ये बताया गया था कि देखिए आने वाले वक्त में दिक्कतें आएगी। 2022 में भी वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में जोशीमठ में मुश्किलें खड़ी होने का अंदेशा जताया गया था। लेकिन सर सरकारें तो बदल रही है लेकिन हालात नहीं बदल रहे, कोई नहीं इस पे ध्यान दे रहा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आम जनमानस के प्रति है, बड़े बड़े होटल जो 115 के करीब 5 मंजिला होटल जोशीमठ में बने हैं, वो तो कांग्रेस के टाइम भी बने होंगे, वो भाजपा के टाइम भी बने होंगे। ये वक्त निर्माण तो सर ऐसा तो है नहीं कि 5 सालों में निर्माण हो गया और जोशीमठ खड़ा हो गया। जी ऐसा तो नहीं हो सकता ना, चल ही रहा प्रोसेस। ये तो लगातार प्रोसेस चल रहा है। हाइड्रो प्रोजेक्ट, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट 520 मेगावाट जैसे विशाल का हाइड्रो प्रोजेक्ट, हमने ऋषिगंगा डिजास्टर से सबक नहीं लिया। हमने 2013 की जो वैली ऑफ फ्लावर हेमकुंड घांगरिया का जो प्रोजेक्ट बह गया था उससे सबक नहीं लिया। हमने विष्णुप्रयाग परियोजना जो जेपी इंडस्ट्रीज के बैराज से गोविंद घाट, पिनौला घाट, अरुड़ी, पटुड़ी, हनुमान चट्टी में जो नुकसान हुआ उससे हमने सबक नहीं लिया। 2013 की आपदा में एक तरफ खीरगंगा में बाढ़ आई, दूसरी तरफ मधुगंगा में और मंदाकिनी में बाढ़ आई, हमने उससे सबक नहीं लिया। मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को ईमानदारी से काम करने का मौका देना चाहिए। इस समय वीवीआईपी मैनेजमेंट में सारे अफसर इंगेज हो जाते हैं, तो जो आम आदमी है जो उसी बात का जिक्र भी मधुकर जी भी कर रहे थे कि देखिए जब यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो ऐसा होता है कि पूरे अफसर इंगेज हो जाते हैं, उसके बाद विकास उनसे लोगों से संबंधित जो समस्याएं होती है उस पर ध्यान नहीं होता, वो ध्यान पूरा हो जाता है वीवीआईपी। थोड़ी तारीफ ये की जा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत युवा है, वो बहुत, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार से आते हैं तो वो बहुत जल्दी इस बात को फील करते हैं, वो महसूस करते हैं। 2013 की आपदा में तो विजय बहुगुणा जी वहाँ दिल्ली भाग गए थे। ठीक है सुनीता जी कुछ कहना चाह रही, मैं लौटती हूँ, 1 सेकंड में आती हूँ। मधुकर जी, इससे पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, देखिए ब्यूरोक्रेट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हीं की निगरानी में होता है, फिर भी अनदेखा कर दिया जाता है, सरकारें आती है चली जाती है। आप कहते हैं जी देखिए बहुत कम वक्त तक किसी भी अधिकारी को वहां पर रहने दिया जाता है, उसके बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में खुद अधिकारी रहना चाहते हैं क्या? इस बात से इनकार किया जा सकता है कि पहाड़ों में लोग रहना नहीं चाहते, अधिकारी रहना नहीं चाहते? हो सकता है कुछ अधिकारी ना रहना चाहते हैं, परंतु बहुत सारे अधिकारी रहना भी चाहते हैं, बहुत सारे अधिकारी चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देखो, एक ब्रश से सभी अधिकारी वर्ग पे पेंट नहीं किया जा सकता है, सभी तरह के लोग हैं। बहुत सारे अधिकारी बहुत कमिटेड होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। आप उनको ढूंढिए, उनको प्रोत्साहित करिए, मोटिवेट करिए, वो लोग काम करेंगे। अगर हम उनको क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो काम कौन करेगा? सारे अधिकारी वहां से जाना नहीं चाहते हैं। इस सिचुएशन में भी, इस वक्त भी आप उन अधिकारियों को ढूंढिए, बहुत सारे अधिकारी मिल जाएंगे आपको जो मेरिटोरियस हैं, जो कमिटेड हैं, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, सही व्यक्तियों को ढूंढिए। देखिए, ताश के पत्ते उतने ही हैं, आप पत्ता कौन सा खेलते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन से अधिकारी हैं। जैसे कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। तो जो अधिकारी, जो खिलाड़ी 2 ओवरों में मैच की फिजा बदल सकता है, उनको ढूंढिए, उनको लाइए, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो जो अधिकारी काम नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनका रवाना करिए। ठीक है,
के सिद्धार्थ साहब, सवाल इस बात को लेकर भी है, देखिए जोशीमठ में भूधसाव के कारणों की अब तय तक जाना और आपदा प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास, दरारग्रस्त आवासीय और व्यवसायिक भवनों को खाली कराना और उसके साथ साथ उन भवनों को गिराना, उसके साथ साथ ये कितनी बड़ी चुनौतियां अब आप सरकार के लिए समझ रहे हैं और इसको देखते हुए आगे क्या कदम उठाने की जरूरत समझते हैं आप? सिद्धार्थ साहब। के सिद्धार्थ जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से रखिए अपनी बात। जी जी, देखिए मैं यहाँ पे आज इस चर्चा में बहुत अच्छी बात गुप्ता जी ने यहाँ पे रखी है और निश्चित रूप से यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर है या अन्य मंत्रालयों से रिलेटेड होती है, तो सभी पे संशोधन की जरूरत है, न्यू टेक्नोलॉजीज लाने की जरूरत है। और जैसा कि इन्होंने साफ तरीके से एक बहुत अच्छा जो है इंडिकेट कर दिया है कि जो दाश पत्तों की इन्होंने बात की और जो आइडेंटिफिकेशन की बात की आपकी हुई, बिल्कुल सही बात है। और ये भी है कि वीवीआईपी के रिसेप्शन में ही हमारे अधिकारी लग जाते हैं, ये भी एक फैक्ट। बट जैसा एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ, यहाँ पे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो अभी तक देखिए चैनल में ही बोल दिया गया कि आपके मुख्यमंत्री जी वहां पे नहीं पहुंचे, हम पहले पहुंचे। तो कई बार क्या होता है कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी को, और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी है और फील्ड पे वर्किंग कैपेसिटी है, उन लोगों में समन्वय नहीं बिठाते हैं, तो ऐसी समस्याएं होती है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आगे का जोन देखिए, ये पूरा उत्तराखंड में सिस्मिक जोन में है। तो पूरा ठीकरा आप लोगों पे फोड़ा जा रहा है ना सुनीता जी, कह रहे हैं कि टनल का निर्माण हो रहा है इसलिए ये हालात हो रहे हैं। जाना है क्योंकि हम जिम्मेदार हैं और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निभा रहे हैं। हमें इनकी तरह करने से तो समस्याओं का यानी कि जिम्मेदारी लेते हैं कि जोशीमठ का जो हाल है उसके लिए आप जिम्मेदार है? नहीं, देखिए जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी पार्टी जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी वहाँ चीजें हुई है वो दुरुस्त करने का हमारा काम है, हम उसकी जिम्मेदारी देंगे। एक व्यक्ति को उनके स्थापन से लेकर उनके सभी सुविधाओं को देखकर हर चीज हम मुहैया कराएंगे और उनको ऐसा जोशीमठ बनाकर देंगे दुनिया में एक तस्वीर पेश। लेकिन जिस प्रकार से हरीश रावत की परेड ग्राउंड देहरादून में, ठीक है राजेश जी, आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है कि देखिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना, ऐसे जख्मों पर भी आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे जहां लोगों के आंसू निकल रहे हैं, ये आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं। नहीं देखिए मैम, ये तो बीजेपी अब आरोप, क्योंकि सरकार इनकी है, इनकी मजबूरी ये होगी कि हम लोग लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, इनको ये दर्द इस बात का है। आप एक बात बताइए, हमने जनता की आवाज नहीं, मैंने पहले भी कहा कि हमने 15 सूत्रिया 15 लोगों का मतलब लोगों का एक एजेंडा माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और कहा आप उससे विचार कीजिए, आप उन लोगों को स्थापित कीजिए, उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनकी व्यवस्था कैसी की जाए उसके लिए अल्टरनेट कीजिए, वहाँ पे जो होटलेर हैं उनको मुआवजा दिया जाए, प्रॉपर तरीके से उनको दिया जाए। हम इस बात को कहीं नहीं नकार रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ हर जोशीमठ बचाने के लिए कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाने के चलने को तैयार है। कल आप देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री से पिछले 4 दिन से हमारे प्रदेश जब समय मांग रहे थे, कहाँ दिया? कल जाके जब शाम को 4 दिन बाद जब सुबह प्रदर्शन हुआ तब जाके माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष जी को समय दिया। तो आप स्वयं देखिए बीजेपी किस प्रकार हमारे वहाँ के वर्तमान विधायक राजेंद्र भंडारी जी को डिटेन कर दिया गया एसडीएम द्वारा कि कोई कांग्रेसी माननीय मुख्यमंत्री से नहीं मिलेगा। हम तो इस बात को कह रहे हैं और तमाम समाचार देखिए, मैं जिम्मेदार रूप से ये कह रहा हूँ, तमाम समाचार पत्र कह रहे हैं कि टनल की वजह से ऑल वेदर रोड के कारण जो आपने पूरे प्रदेश को टनल का क्रेडिट तो आप ले रहे थे राजेश जी। मैम देखिए आप ये बात सुनिए, देखिए प्लानिंग होती है, जीएसटी हम लागू कर रहे थे, हम किसान बिल ला रहे थे, लेकिन उससे प्लानिंग थी ऐसे नहीं थी मूर्खों की तरह बेवकूफों की तरह कुछ भी लागू कर दिया जाए। अब उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे फोड़ा जा रहा है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग होती है। हम कहते रहे हम जीएसटी भी लागू कर रहे थे, लेकिन जीएसटी के लागू करने के तरीके थे, इन्होंने 20-50-200 बार जीएसटी के कानून लागू चेंज किया। हम ये कह रहे थे हम टनल आ रहे थे या हम कोई चीज बना देने का क्या तरीके होते हैं, आपने तो उजाड़ने का काम किया। आप तो समाचार पत्र कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए, उम्मीद करती हूँ। देखिए दोनों राजनीतिक पार्टियों से आप लोग
है, हमारे साथ भूविज्ञानिक भी जुड़े, पर्यावरणविद भी जुड़े, ब्यूरोक्रेट से भी जुड़े, लेकिन अब उम्मीदें आप लोगों से है। विकास के कारण पूरे उत्तराखंड को ने छत्रनाश कर दिया। भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर चीज में नंबर 1 पर राज्य को बता दिया। और बातें बड़ी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? लकड़ी के मकान होने चाहिए थे, इस तरीके का निर्माण नहीं तो होना आप लोगों चाहिए ने था। क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की भी सरकार रही ना, 5 साल बंद, 5 साल ही रहा। उससे पहले उत्तर प्रदेश में था, एक अलग बात थी, लेकिन उसके बाद भी निर्माण कार्य तो होता रहा। क्यों आपकी सरकार में भी होता रहा? तब आप लोगों को नहीं याद आया कि यहाँ पे तो सिर्फ लकड़ी का ही निर्माण होना चाहिए था? 5-5 देखिए अभी फ्लोर की बिल्डिंग्स बना दी गई। जो पॉपुलेशन थी ना, देखिए उस वक्त जो पॉपुलेशन थी वो और थी। आपको जैसे लगातार बोला जा रहा है कि वहाँ की जो कैपेसिटी बेयरिंग लोड जो है उसको वो उतना ही बियर कर सकता है जितने के लिए वो बना है। अब यहाँ पे टोटल पे हो गया। सुनीता जी, इस पर ध्यान आप लोगों का नहीं गया, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, गलती हो गई है। गलती होने के बाद अब जो हालात है, जो आपदा प्रभावित परिवार है, उनका स्थायी पुनर्वास कैसे हो, इस पे पूरा फोकस होना चाहिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का। जहां तक हो सके एक दूसरे की मदद करें बजाय राजनीति करने के। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।